सो वेरी गुड मॉर्निंग। सिलॉग्स के पार्ट 2 में आज मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ईदर और का कॉन्सेप्ट। इसमें छोटे छोटे एक्सेप्शन से कई बार बच्चे ईदर और का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी कई बार अटक से जाते हैं। ये मैंने एसएससी में भी पढ़ाया था आपको, मैंने तब भी बोला था कि जो एक्सेप्शन है ईदर और वाला, कई बार सारी चीज़ें सेम रहती है लेकिन एलिमेंट्स जो वेरिएबल्स है वो सेम होना क्यों ज़रूरी है, उसकी पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है, सम के साथ कौन सा होगा तो इधर और बनेगा, ऑल के साथ नेगेटिव कौन सा होगा तो इधर और बनेगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें रहती है। तो मेरा आज का टारगेट ये है कि पहले मैं आपको इधर और करा दूँ और उसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया मैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। आपको लगेगा आज के स्लाइड में देखें कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कुछ तो खास है, अपन वो पढ़ने वाले। एक ये तो रही जो आज क्लास में हम करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात, नॉर्मली मैं बच्चों के जो पर्सनल मेरे इंस्टा पे या चूँकि मैंने नंबर ही शेयर कर रखा है तो व्हाट्सएप पे जो कमेंट आता है तो मैं उस पर आंसर नहीं करता हूँ जब वो कमेंट थोड़े डिफरेंट तरीके के आते हैं। तो नॉर्मली मैं आपका जो डाउट्स होता है वो मैं डाउट्स ले लेता हूँ और बाकी बातों को छोड़ देते हैं। इस बार एक बच्चे का कुछ अलग डिफरेंट मैसेज आया कि सर इट्स बिन अराउंड 4 years, मैं 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे मार्क्स पहले जितने आते थे इतने ही आ रहे हैं कि आप लोग जो जो टीचर्स हैं वो पढ़ा देते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है क्वेश्चंस वैसा आता नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट आ जाता है, कई बार सिमिलर आते भी है, तो मतलब कुछ दिक्कतें हैं उनके साथ, ऐसा कुछ था उनका जो ओवरऑल मैसेज था। मैं बच्चे देख मेरी समझ में जो बात आपकी आ रही है, हो सकता है कि आपकी किसी पर्टिकुलर टीचर के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा ख़राब हो, इट्स ओके एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, प्रिपरेशन का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझिए। आपने बोला कि आप 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आई डू अग्री। मैं अपने प्रिपरेशन जोन में एंटर कब किया था? 2010 में। 2015 के आसपास तक मैं 5 साल प्रिपरेशन में मैं भी था। बेसिकली सिविल्स का प्रिपरेशन करता था, बैंकिंग की एग्जामिनेशन दिए, नहीं हुआ मेरा। क्यों? क्योंकि आई वॉज गुड एट रीजनिंग, आई वॉज गुड एट इंग्लिश, आई वॉज नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। सो कहीं ना कहीं एक लैग था मेरे में। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो एक रियलाइजेशन का एक पीरियड आप 2 दिन 3 दिन का चेकआउट करिए कि आखिर दिक्कतें, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इशू है। ऐसा है कि आप जैसे प्री में किसी एक में 30 कर पा रहे हैं, किसी एक में 35, 34, 30, 27 कर पा रहे हैं, किसी एक में 17-18 पे अटक जा रहे हैं। जनरली कई सारे टाइम ये इशू रहता है। तो आपकी जो शिकायतें थी दैट इज समथिंग डिफरेंट, आपके लिए जो सोल्यूशन है दैट इज समथिंग डिफरेंट, एंड आई विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन, क्योंकि शिकायतों को ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है अनटिल अनलेस आपका रिजल्ट ना हो जाए तब तक। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक बार रियलाइज़ करो, या अगर आपने रियलाइजेशन किया है, असेसमेंट किया भी, एनालिसिस किया भी है अपना, तो एक बार उसको गौर फरमाया कि क्या सब्जेक्ट में इश्यूज़ है, पहली बात। दूसरी बात, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, मैं स्पेसिफिक, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन वो है, कई सारे टाइम बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उनको ये लग रहा होता है कि मेरा ये सिलेबस खत्म हो गया, मैंने चैप्टर क्लियर कर लिया। बट प्रिपरेशन वहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होता है जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं सीसेट के बैच में इनफैक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि शुरुआत के 4 मंथ में बच्चों का एक बार सिलेबस ख़त्म करा, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि अच्छा मेरा ये सिलेबस है, ये टॉपिक है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मेरा अब क्लियर हो गया। अब इसके आगे एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू होता है, जहाँ पर आप टाइम मैनेज करना सीखोगे, जहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाना सीखोगे, जहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन एक टाइम सेगमेंट में लगाना सीखोगे। 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स में, 35 क्वेश्चन 30 मिनट्स में, 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, जो बच्चे एक दिन में नहीं होगा। ऑल्दो आपने 4 years दिया है, लेकिन आपके प्रिपरेशन का पैटर्न मुझे नहीं पता, तो अगर पॉसिबल है तो आप शेयर करो। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात ये कि
आप जितने बड़े ख्वाब रखते हैं ना, आपको कीमत उतनी बड़ी चुकानी पड़ती है। और ये कोई मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या बाबा नहीं हूँ कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये दुनिया कहती आ रही है, ये हेंस फोर्थ प्रूव्ड चीज़ है कि आपको सच में उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी कमानी है तो आपकी उतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको। जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको उतना पे कर रही है वो ऑफकोर्स आपसे कुछ उम्मीदें लेके बैठी है, तो आपको देना पड़ता है। ये हमारे केस में एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ। आपके केस में अगर आप स्टूडेंट है तो आप चेकआउट करिए कि कमी कहाँ रह रही है। क्या मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपना शेयर करता हूँ, शायद आप को रिलेट कर पाए या सम हाउ को रिलेट कर पाए। मेरा जो प्रिपरेशन का जोन था बच्चे, ओह गलत टाइम पे फ़ोन, होल्ड ऑन। हाँ, तो मैं अपना शेड्यूल आपको बता रहा था। तो एक्चुअल में होता क्या था कि जैसे मैं अगर मेरा रूटीन देखो तो वो 11 से 12 घंटे का रूटीन हुआ करता था, बट उसमें क्या फ्लॉज थे ये मुझे बहुत लेट समझ आया। लेट कैसे समझ आया? मेरा एक सर्कल था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा पटेल चेस्ट के आसपास एक कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी में उधर रहता था। मेरा एक सर्कल था जिसमें मेरे कुछ दोस्त क्लोज्ड थे और भी आसपास के दोस्त थे। तो हमारा ना सैटरडे और संडे को क्रिकेट का ज़बरदस्त प्लान होता था, और इनफैक्ट संडे को प्लान होता था, और सैटरडे नाइट में हम थोड़ा किया करते थे, बैठा करते थे साथ में ऐसा। तो इस 2 दिनों की वजह से इतना थक जाते थे, इतना खेलने की वजह से थकना क्या होता था कि एग्जॉस्शन वो तो होता ही है, बॉडी तो थकती है ना आपकी, एग्जॉस्ट तो होती है ना। तो उसमें ये होता था कि मेरा मंडे का सुबह पूरा ख़राब हो जाता था, मंडे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मंडे सेकंड हाफ से पढ़ाई शुरू करता था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3-4 दिनों पढ़ाई होता था, और फिर फ्राइडे से मैं इस प्लानिंग में लग जाता था कि इस सैटरडे संडे फिर मैच खेलूँगा, तो मैं इस टीम को हरा देनी है, ऐसा टीम बना लेना है, दोस्तों के साथ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। एंड समहाउ ऐसा होता था कि ये जो 7 डेज होता था ना, उसमें मेरी पढ़ाई बच्चे 4 दिन ही हो पाती थी। मेरा 3 दिन कहीं ना कहीं मेरे खुद के अपने आप की वजह से ही ख़राब होता था। कोई दूसरा पर्सन रीजन नहीं था। आई वॉज द ओनली वन जो इस चीज़ का रीज़न था। लेकिन मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ जब मैंने असेसमेंट किया खुद का कि मैं कहाँ लैग कर रहा था। मैं सब्जेक्ट में अच्छा था, मैं टाइम अच्छा देता था, लेकिन वो जो 2 दिनों में ख़राब करता था ना अपना, संडे वाला, संडे से 1 दिन पहले सैटरडे, ये सोचने में कि मैं तो छक्का ही मार दूंगा, मैं तो यही कर दूंगा, ये हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, सैटरडे दिन सही चल रही है, तैयारी कॉलिंग चल रही है, मंडे उसमें कहीं ना कहीं लेके मारती है। तो अगर आप 4 साल से प्रिपरेशन में हो और आपके रिजल्ट में कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं बच्चे एक बार अच्छे से एसेस करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपके पास 1 साल 2 साल टाइम बचा पड़ा ना, तो आप उसको कर सकते हो। सो गो थ्रू द शेड्यूल, गो थ्रू द योर लाइफ स्टाइल, गो थ्रू द आप कहाँ पे टाइम अपना यूज़ कर पा रहे हैं, एंड देन रियलाइज़ करिए, एंड देन आई होप आपका रिजल्ट हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आपको ये पता तो चल ही रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। डन, खैर छोड़िए, तो बस यही था। अब आते हैं अपन पढ़ाई पे लौट के आते हैं। पढ़ाई में बेसिकली क्या करने वाला, मैंने आपको बताया कि सिलॉक्स में इधर और का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं उसमें पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप समझे उसको, एंड देन एनालाइज करें कि क्या होने वाला है। सपोज कर लीजिए कि एक आपका क्वेश्चन लिखा है ऐसा, स्टेटमेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सम ए आर बी, फिर लिख दिया सम बी आर सी, एंड देन लिखा था सम CRD। देन ये मैंने लिखा था स्टेटमेंट। अब मैं कंक्लूजन मैंने लिख दिया ऐसा, सम A R C। कंक्लूजन नंबर सेकेंड, ऑल B is D। कंक्लूजन नंबर थर्ड, नो A R C। कंक्लूजन नंबर फोर, सम B R not D। कंक्लूजन नंबर 6, कंक्लूजन नंबर 6 में क्या लिखने वाला हूँ, ऐसा लिख देते हैं। कंक्लूजन नंबर 6 में लिख देता हूँ कैसा, नो C is A। एंड लास्ट बच्चे एक कंक्लूजन और ले लेते हैं और उसमें लिख देता हूँ मैं कैसा, सम D R
नॉट बी। मैंने ये एक स्टेटमेंट पे 6 कंक्लूजन इसलिए लिखा ना ताकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में क्लियर ही कर लें कि आइदर और का कॉन्सेप्ट कैसे कंक्लूड अपन करते हैं और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बार अपन चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये एक बार देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया है। समझिए, अगर इसको यहाँ जो गिवन है इसका अगर स्टेटमेंट से अपन वेन डायग्राम बनाए तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर सम ए आर बी बहुत सिंपल है, सम बी आर सी बहुत सिंपल है, सम सी आर डी बहुत सिंपल है। डायग्राम आप इजिली बना लिया होगा आपने, आई एम वेरी श्योर, राइट। डन। अब अपन चलते हैं कंक्लूजन पर। ये आवाज़ कहाँ से आने लगी? कंक्लूजन में चेक कर लेते हैं इन सारे ही कंक्लूजन को। लिखा है सम ए आर सी, हमने देखा कि ये ए और सी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। एक दूसरे के बारे में इन दोनों में ऐसा नेगेटिव भी गिवन नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन भी नहीं है। तो बेसिकली ना तो उसके बारे में आपको पॉजिटिव पता और ना ही नेगेटिव पता। मैंने आपको ये तो बोला था कि डू नॉट फॉलो में करिएगा, बट रॉन्ग होके नहीं, ये एक्चुअल में कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। है डू नॉट फॉलो बट 100% रॉन्ग नहीं। क्यों? ये दोनों अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही आपके पास नहीं कि आप कंक्लूड कर पाओ। इज इट ओके? समझ आ रही बात? ठीक है। क्या ऑल बी इज डी? अच्छा, बी और डी में सेम कंडीशन है, फिर से सी एंड डी मैंने बनाया ही ऐसा है। अगेन डू नॉट फॉलो, नो ए इज सी, सी एन डी, ये सी एन डी, सी एन डी, सी एन डी। क्यों? एलिमेंट्स तो वही है ना, दूरी तो रख रखा है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैंने लिखा नो सी इज ए, सी और ए दोनों दूर है एक दूसरे से, क्या हमें पता ये 100% नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है? नो, दीज टू वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर है। क्यों? हमें नहीं पता, उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज कर लो एक पर्सन मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ बैठा है, एक पर्सन मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ बैठा है, बात नहीं कर रहे, क्या दुश्मन है दोनों? नहीं ना। क्या दोस्त है दोनों? हमें नहीं पता। क्या दुश्मन है दोनों? हमें नहीं पता। क्या दोनों की पॉसिबिलिटी है? यस। तो उस केस में आप डू नॉट फॉलो तो करोगे, है ना, लेकिन 100% रॉन्ग के साथ नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डाउटफुल के साथ। खैर, ये तो आपका कंक्लूजन रहा, ये आपने लिख लिया। अब इसमें आइदर और कैसे कंसीडर करें, तो आइदर और के लिए जो सिलॉक्स में एक छोटा सा रूल बताया जाता है वो क्या है, समझिए। सबसे पहला ये कि जो कंक्लूजन है वो कितने होने चाहिए? 2। तो बात ये रही कि इस दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको बताएगा कौन, इंपॉर्टेंट ये है, और ये बताएगा मई द लॉजिकल फैकल्टी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों होता है, बट उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आइदर और यहाँ पर कौन कौन सा बनेगा। तो इस रूल को चेकआउट करिए। कंक्लूजन 2, बेटा कंक्लूजन तो 6 लिख दिए है मैंने। स्टेटस सी एन डी, बच्चों सारे के स्टेटस सी एन डी ही है, एलिमेंट सेम। अब बात करनी पड़ेगी ए सी और सी ए सेम ही है एलिमेंट। तो अब हमारे पास ये जो ए और सी में क्या पेयरिंग को कनेक्ट कर रहा है? सम के साथ नो है और ऑल के साथ सम नॉट है। इसमें सम ए आर सी है, तो अब हमें चाहिए नो ए आर सी, राइट। नो ए आर सी, क्या ये आइदर और में जाएगा? यस जाएगा, 100% जाएगा। अच्छा, अब ये रहा नो सी इज ए, क्या ये जाएगा? यस 100% जाएगा। इसका मतलब ये जो सम ए आर सी है, नो ए आर सी और नो सी इज ए में, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ भी जा सकता है इधर और के लिए, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ भी जा सकता है इधर और के लिए। समझ आई बात? इसका मतलब सम ए आर सी एंड नो ए इज सी इस वाले में आइदर और या सम ए आर सी एंड नो सी इज भी आइदर और। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला था कि एलिमेंट सेम होना चाहिए बट पोजीशन के चेक करना पड़ेगा। कर लेते हैं चेक, लेट मी चेक इट आउट। अच्छा, सपोज कर लो कि इसमें से मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। मैंने एक जगह लिख रखा है सम ए आर सी
बट दूसरा मैंने लिखा नो ए इज सी, और तीसरा लिख देते हैं नो सी इज ए। यही तो चेक करना है ना? हाँ चलो दिखाता हूँ मैं क्या कर सकते हैं। लेट मी चेक आउट। सी, इसमें किसी एक को 100% करेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं इसको 100% करेक्ट करने वाला हूं। कैसे करेक्ट करना हूं? सम ए आर सी, ये जो ए है इसको सी से करेक्ट करने के लिए यही तो करना पड़ेगा ना। करेक्ट कर दिया 100%, सम ए आर सी। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, ए और सी को मैच करा दिया, मिला दिया, ए और सी को एक दूसरे के क्लोज कर दिया। अब चेक करना पड़ेगा कि जब एक को करेक्ट कर दिया तो इस दोनों में से कौन सा 100% रॉन्ग है। लेट मी टेल यू वन थिंग। आप घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए, आपके घर, आपके निकलने के बाद एक दूसरा पर्सन आ जाता है एंड ही आस्क्ड टू योर फादर कि सर राहुल कहाँ गया होगा। पापा के कहते हैं कि बेटा 100% है, कोचिंग गया होगा। क्यों? कोचिंग का टाइम है, दैट इज डन। लेकिन पापा ने कहा कि देखो वो घर से निकला है और इस टाइम में दो जगहों में से कहीं एक जाता है, या तो वो कोचिंग पढ़ने जाता है या फिर वो क्रिकेट खेलने जाता है। आप बोलोगे कुछ और था और लड़कियों से मिलने जाता है, मैं बोलने वाला ही नहीं। या तो क्रिकेट खेलने जाता है या कोचिंग जाता है, दोनों में से कोई एक जगह। अब कहोगे कि सर ये तो गड़बड़ हो गया, इधर क्रिकेट खेलने और कोचिंग सेंटर, क्या जस्टिफाई कर। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, अगर राहुल क्रिकेट खेलने चला गया होगा 100% श्योरिटी वो ग्राउंड में बॉलिंग कर रहा है, ऐसा शोएब अख्तर की तरह रफ्तार में बॉलिंग कर दिया, इसका मतलब कोचिंग नहीं गया, ये 100% रॉन्ग हो गया ना। अच्छा, दूसरा अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वो कोचिंग ही पहुंच गया, पढ़ रहा है बहुत शानदार तरीके से, मेहनत कर रहा है, तो क्रिकेट खेलने वाला गलत हो गया ना। तो आइदर और में यही होता है, अगर एक 100% करेक्ट तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाता है। मैंने सम ए आर सी को 100% करेक्ट कर दिया। लेट मी चेक, नो ए इज सी, ये हमसे बोल रहा है कि भाई इस ए और सी को ऐसा करो, ये मैं देखूं यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा 100%। दूसरा कह रहा है नो सी इज ए, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, नो सी इज ए, 100% रॉन्ग। यस 100% रॉन्ग। मतलब एक को राइट करने पे ये दोनों 100% रॉन्ग हो रहा है। इसका ये मतलब कि ये जो पहला पेयर है ना सम और नो में, इसमें एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, पोजीशन कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए और सी, पहला दूसरा, दूसरा पहला, कुछ भी हो जाए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ऑल और सम नॉट के केस में होगा? यहाँ पर बच्चे सोचना पड़ेगा, और मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, बच्चे वही गलती कर देते हैं। तो मैं इसमें से किसको छोटा कर दूँ, कुछ पार्ट कोशिश करते हैं। मैं इसमें से इस वाले पार्ट को यहाँ से ऐसा निकाल के इधर ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, ताकि इधर। अब एक तो हो गया क्लियर आइदर और का। अब बात बची दूसरे की। दूसरे में क्या कह रहा है? एक था ऑल बी इज डी, ऑल तो क्या होना चाहिए? सम नॉट, ऑल बी इज सी, सम नॉट, सम नॉट, सम नॉट, ऑल बी इज सी, सम बी आर नॉट डी। और वहीं पे क्या लिखा है? सम डी आर नॉट बी। लेट मी चेक आउट। पहला कंक्लूजन है क्या? ऑल बी इज डी। दूसरा क्या है? सम बी आर नॉट डी। तीसरा क्या है? सम डी आर नॉट बी। बेटा ये ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया जाता है, बहुत रेयर टीचर होंगे जो बताते हैं। क्यों? ऑफलाइन क्लास के लिए बचा लेते हैं या प्रीमियम क्लास के लिए बचा लेते हैं कि बेटा अभी मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी आपको जानकारी लेनी है तो आपका ये मंथली लगेगा, आप उसमें जो मैं सारी चीज़ें यही बता देता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपन ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में अच्छी अर्निंग है, ऑनलाइन क्लास सिर्फ आपके लिए। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला है कि क्या ये बी और डी फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन है? बी और डी फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन है। यहाँ पर बी और डी की पोजीशन बदल गई। क्या सारी चीजें ओके होने के बावजूद ये आइदर और में जाएगा? कौन सा जाएगा? लेट मी चेक आउट। यहाँ चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन 2 3 है भाई। स्टेटस सी एंड डी, तीनों सी एंड डी ही कर रखा है। एलिमेंट सेम, सब में एलिमेंट सेम ही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव ले रखा, 2 नेगेटिव पोजीशन चेंज करने के लिए, एक में ऑल एक में सम नॉट सारा। अब आप कहोगे ऑल बी इज डी, मैं ऑल बी इज डी को 100% करेक्ट करने वाला हूं। कैसे करूंगा? इस बी को यहां से हटा के इसके अंदर करेक्ट कर दिया, ऑल बी इज डी। भाई इसको स्टेटमेंट ही बना दिया,
सारा बी किसके अंदर पुट कर दिया, डी के अंदर। अब क्या, अब चेक करेंगे कि इस दोनों में से कौन 100% रॉन्ग हो जा रहा है। कौन कह रहा सम बी आर नॉट डी। मुझे ये बताओ, अगर सारा ही बी डी के अंदर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस बी का कुछ पार्ट डी नहीं होगा? नहीं, ये 100% रॉन्ग हो गया, मतलब इसका पेयर ईदर और में हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला सम डी आर नॉट बी, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। क्या कहोगे? सर डी का कुछ पार्ट ऐसा है, कलर चेंज करने दो, सर डी का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी के बाहर है, ये बी छोटा सा इसके अंदर है, डी ये बाहर है, उसका इससे रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। 100% श्योरिटी के साथ इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, ये अपन जस्टिफाई नहीं करा पाएंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ऑल और सम नॉट के केस में, ऑल और सम नॉट के केस में ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बल्कि इनके पोजीशन की बात करें तो वो भी क्या होना चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। समझ आया कि स्पेसिफिक आइदर और के लिए ही ये 20 मिनट में चीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चे सब कुछ सही कर रहे हो, यहाँ पर आके अटक जा रहे हैं, गड़बड़ कर दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं हट जाता हूँ 2 सेकंड के लिए, पॉज करके ले लीजिएगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, मैं चाहता हूँ इसको समझ लीजिए, फिर अपन आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लेट मी चेक आउट द टाइम। इट्स अभी बच रहा है बहुत सारा, और हाँ अभी 25 मिनट की क्लास हुई है, इट्स नॉट बिग डील। सपोज कर लीजिए लिखा गया सम पी आर क्यू, बेसिक रख रहा हूँ, उसके बाद लिखा गया सम क्यू आर एस। कंक्लूजन नंबर 1 सम पी आर एस। कंक्लूजन नंबर 2 ऑल पी एच एस। कंक्लूजन नंबर 3 सम एस आर नॉट पी। चेक इट आउट, चेक कर लो, पॉज करके चेक कर लेना। मैं अपना काम इधर कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहिए। मैंने लिखा सम पी आर क्यू, ये पी और क्यू ये बना, सम क्यू आर एस ये बना। कह रहा सम पी आर एस, मैं बोलूँगा सर पी और एस एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा, पॉजिटिव नहीं पता, इनके बारे में नेगेटिव नहीं गिवन, नेगेटिव नहीं पता। मैं इसको डू नॉट फॉलो में तो करने वाला हूँ, बट पहले सी एन डी करूँगा, 100% रॉन्ग नहीं करूँगा, इधर और के लिए बचा के रखते हैं। ऑल पी एच सी, क्या सारा ऑल पी एच एस? फिर से आप वही बोलोगे सर अलग ही है, दूर है एक दूसरे से। सी एन डी सम एस आर नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है, बोलोगे सर सी एन डी मेक श्योर ये दूर है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, इनके बीच नेगेटिव रिलेशन है, रिलेशन होने की कंडीशन पॉसिबल है। अब इसमें आइदर और है क्या? आप कहोगे कि सर सब एलिमेंट सेम होने चाहिए, पी एस एस पी। आप कहोगे सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब चलो एक पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लो इस सम को ले लिया, तो इसके साथ तो बच्चे आइदर और के लिए नो वाला होना चाहिए, नो है ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें? डू नॉट फॉलो में। बात रही ऑल पीजेस की, लेट मी थिंक। ऑल पीजेस के साथ सम नॉट होता है, ऑल पीजेस और सम नॉट गिवन तो है, लेकिन यहाँ पर पी पहला एस दूसरा, यहाँ पर एस पहला और पी दूसरा है, मतलब ये भी आइदर और में नहीं जाने वाला है। एंड द फाइनल कंडीशन इज नन, क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। आई थिंक ये क्लियर रहेगा आपका। समझ आई बात? समझ आई? हो गया क्लियर? गुड। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कराए बिना जाऊंगा नहीं, तो पहले मैं चाहता हूं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराएं।
तो देखिए इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, क्या क्या क्वेश्चन है, हाँ यहाँ से शुरू करेंगे अपन। चलो और जल्दी से जल्दी 5 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं आपको, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कुछ भी हो इजीली क्लियर हो जाए और हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। पहले क्या लिखा है, सम किंग्स आर क्वीन, कुछ किंग्स का ये रिलेशन होगा। ओनली अ फ्यू एम्पायरर्स आर किंग, मैंने आपको बताया था ओनली अ फ्यू का मतलब, ओनली अ फ्यू का मतलब सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव। तो ओनली अ फ्यू एम्पायरर और इसी में से कुछ का किंग से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नो क्वीन इज प्रिंसेस, इस क्वीन का प्रिंसेस से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज द ओरिजिनल वेन डायग्राम। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस। सम क्वीन आर एम्पायरर, क्वीन या एम्परर है हमें नहीं पता, एक दूसरे से दूर है, हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सम प्रिंसेस आर किंग, प्रिंसेस और किंग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रिंसेस का रिलेशन किंग क्वीन से नेगेटिव है, किंग के बारे में पता ही नहीं है, नहीं बता सकते, दोनों का दोनों डू नॉट फॉलो। ऑल एम्पेरर्स बीइंग क्वीन, बाद में चेक कर लेंगे पॉसिबिलिटी, कह रहा भैया सारे एम्पेरर को क्वीन में ले जाओ, सारे एम्पेरर को क्वीन में ले जाओ। अच्छा मुझे ये बताइए इसका इसके साथ अभी क्या रिलेशन दिख रहा आपको? कहोगे सर कुछ नहीं, दूर दूर है वेरिएबल, कुछ गिवन ही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अपन इसको इसके अंदर सक्सेसफुली ले जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, करेक्ट कर दीजिए। दूसरा, ऑल किंग बीइंग प्रिंसेस, कह रहा सारे ही किंग को किसके अंदर ले आओ, प्रिंस। अब सोचो, एक बार ध्यान से सोचो और तुम ही सोचो, ये किंग का कुछ पार्ट किसके अंदर है, क्वीन के अंदर। क्वीन का रिलेशन प्रिंस के साथ कैसा है, नेगेटिव। डन। तो मतलब इस किंग का जो पार्ट क्वीन के अंदर है उसका भी इसके साथ कैसा है, नेगेटिव। मतलब क्या सारा किंग इसके अंदर ला पाएंगे? अरे नहीं रे, गलत है। ऑल किंग्स आर क्वीन, कह रहा है कि सारे ही सारे किंग, वो भी गलत है, ये भी। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट है, ये वाला। डन। आई होप क्वेश्चन में आप इजीली कर लोगे, क्योंकि लॉजिक आपने सारे पढ़ लिए बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास भी शानदार लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। इस चैप्टर के इनिशियल पार्ट में, आज की वीडियो के इनिशियल पार्ट में मैंने जो भी बातें कही है बच्चे, वो सिर्फ पॉजिटिवली आपके लिए कही है। अगर उसमें से कोई भी बात ऐसी हो जो आपको ऐसा लगता हो कि ज़्यादा बोल दिया गया है, आपको ख़राब लग जाती हो, उसको वापस कर दीजिएगा, उसे अफेंड मत हो जाना, ठीक है ना। क्योंकि आपका लक्ष्य, आपका रिजल्ट सेम एज मेरा भी लक्ष्य है, आपका रिजल्ट। डन। सो विद द पॉजिटिव नोट्स लेट मी टेल यू, ये बहुत ज़्यादा खुश रहें। जय हिंद।